सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कंपनीज एक्ट के अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक रिवीजन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। देखिए, इस चैप्टर में हमें सेक्शन कवर करना है 149 से 172। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन इसका कहता है 149, कंपनी टू हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन देखते हैं। देखिए, ओनली इंडिविजुअल टू बी द डायरेक्टर। कहा गया है कि खाली एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर की बात करी गई है इस सेक्शन में। कहते हैं कि मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए। अगर 1% कंपनी है तो 1 डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। एंड पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। एंड मैक्सिमम की लिमिट क्या है इनकी, 15। अब ये जो लिमिट है ये वैलिड नहीं होती गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनीज में, जो 15 की लिमिट है। और इस 15 की लिमिट को कंपनीज इंक्रीज भी कर सकती है बाय पासिंग एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अब बात करते हैं वुमेन डायरेक्टर की। क्या कंपनी में वुमेन डायरेक्टर हो सकती है सारी कंपनी में? देखिए, सारी कंपनी में नहीं, इसमें भी एक कंडीशन है। फॉलोइंग कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? पहली तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, सारी लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है कोई पब्लिक, तो अगर उसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है या फिर उस कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। ओके, फिर बात करी गई है वुमेन डायरेक्टर के रिगार्डिंग कि वुमेन डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी है, खोली है, तो उसके विद इन 6 मंथ आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इफ एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी टू बी फिल्ड एट अर्लीस्ट अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीट और विद इन 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। देखिए, अगर बीच में कभी कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी आ गई, वुमेन डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया या उसकी डेथ हो गई, तो उसको अर्लीस्ट आपको फिल करना है कब तक, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीट या फिर विद इन 3 मंथ्स, जो भी लेटर में हो तब आपको उसे फिल करना है। ओके, इसके बाद इस सेक्शन में रेजिडेंट डायरेक्टर की भी बात करी गई है। रेजिडेंट डायरेक्टर यानी कि वो डायरेक्टर होना चाहिए हर एक कंपनी में, एक एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर कंपनी में होना चाहिए जो कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 182 से 2 डेज से ज़्यादा रहता हो। ठीक है, तो जो भी डायरेक्टर इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको रेजिडेंट डायरेक्टर कहेंगे। और हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है साल के बीच में, जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है नेक्स्ट ईयर के, तो अगर कंपनी साल के बीच में इनकॉर्पोरेट हुई है तो वहाँ पर रेजिडेंट डायरेक्टर की जो लिमिट होगी वो 182 से डेज से कम करके 91 डेज हो जाती है। ओके, इसके बाद इस सेक्शन के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्टर की भी बात करी गई है जो कि है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 149 सबसेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है कि हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो कौन सी कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? तो मैंडेटरी बता रखा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी जिनकी कुछ कंडीशन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हर लिस्टेड कंपनी में तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने भी चाहिए। चाहे आपके टोटल डायरेक्टर 12 हैं तो इसका 1/3 आप कर दीजिए, तो 4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। और अगर आपका फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, सपोज 10 आपके टोटल डायरेक्टर्स हैं और इसका 1/3 करेंगे तो 3.33 समथिंग आएगा। तो अगर फ्रैक्शन में आपका आंसर आ रहा है तो उसको आप राउंड ऑफ टू 1 कर देंगे, मतलब 3.33 को आप 4 समझ के करेंगे। ओके, वैसे ही अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में भी सारी पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल कर रही है तो उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। क्या है? अगर उस कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, उस कंपनी का, या फिर उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर उस कंपनी का जो एग्रीगेट लोन है या डिबेंचर है या डिपॉजिट है वो एक्सीड करता है 50 करोड़ को, तो उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसी कंपनी को रखना पड़ेगा। ओके, फिर बात करी गई है इफ कंपनी सीजेस टू फुलफिल द एप्लीकेबिलिटी कंडीशन फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर। सपोज पहली 1 साल कंपनी ने कोई भी एक लिमिट टच करी तो उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ा। अब नेक्स्ट ईयर अगर इसमें से कोई भी कंडीशन उनकी कम हो गई तो 3 साल तक अगर वो कम होती जाएगी तब भी उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रखना पड़ेगा। लेकिन लगातार 3 साल तक कम रह गई उनकी ये वाली कंडीशन तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखेंगे। ओके, लेकिन अगर एक बार आपकी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो लगातार 3 साल तक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपकी कंपनी से जुड़ा ही रहना पड़ेगा, लेकिन 3 साल बाद ही आप फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हैं। ओके, तो यही यहाँ पर पॉइंट बोला गया है कि इफ कंपनी सीजेस टू फुलफिल द एप्लीकेबिलिटी कंडीशन फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी के बारे में। तो जैसा हमने ऊपर वुमेन डायरेक्टर का पढ़ा था कि जब वुमेन डायरेक्टर अगर चली जाती है तो क्या होता है। देखिए, अगर वुमेन डायरेक्टर चल जाती है तो हमने पढ़ा कि उनकी वैकेंसी को फिल करना पड़ता है अर्लीस्ट अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीट या फिर विद इन 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी सेम ही कंडीशन है। इसके साथ साथ बात करी गई है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट टू बी गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक डायरेक्टर बन के आता है किसी कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ते हैं। क्या क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है अपने इंडिपेंडेंट होने का? तो पहली कब कब डिक्लेरेशन देना पड़ता है? तो पहली जब बोर्ड मीटिंग होगी उसकी अपॉइंटमेंट के समय, आफ्टर उसके अपॉइंटमेंट के, तो तब उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और हर जो एवरी फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड मीट होने वाली है, फर्स्ट बोर्ड मीट होने वाली है, तब उसे अपने इंडिपेंडेंट होने का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और जब भी कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज आता है तब उसे अपने इंडिपेंडेंट होने का आप डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बात करते हैं और भी कुछ चीज़ों की इसके अंदर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिसीव हो सकते हैं क्या क्या? रेमुनरेशन उसको रिसीव हो सकता है बाय द वे ऑफ फीस, रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस, अगर उसने कोई एक्सपेंस उठाए हैं तो कंपनी उसको रिम्बर्स भी कर सकती है। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन कोई इसको मिलना है तो वो भी मिल सकता है अगर कंपनी के मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं। क्या नहीं मिल सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को? तो नॉट एंटाइटल टू ईसॉप्स, ओके। तो ईसॉप्स के रिगार्डिंग उसको जो शेयर्स होते हैं वो उसको नहीं मिलते। एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग प्लान। फिर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टेन्योर की बात, कब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से जुड़ा रह सकता है। तो अगर कोई एक आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो 5 ईयर्स तक तो वो जुड़ा रह सकता है। और कंपनी अगर चाहती है कि उसे आगे भी जोड़ना चाहे 5 ईयर्स तक, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के नेक्स्ट 5 ईयर को भी तक भी वो अपने कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ज्वाइन करवा सकती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड रहता है। नेक्स्ट 3 ईयर्स तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के साथ ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली एसोसिएट होना चाहिए। तो बिल्कुल वो कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं होगा नेक्स्ट ईयर तक। और जब ये 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से वो 10 ईयर्स तक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है 10 ईयर्स तक जा सकता है। 5 ईयर्स तो जाएगा ही, और दूसरा 5 ईयर्स भी जाएगा अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी उसके लिए पास कर दे। इसके बाद बात करी गई है रिटायरमेंट बाय रोटेशन डज नॉट अप्लाई टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, जो रोटेट करके जो रिटायरमेंट होती है डायरेक्टर्स की, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अप्लाई नहीं होता है। एंड लास्ट एक पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव आइदर इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली कैन नॉट होल्ड मोर देन 2% या उससे भी ज़्यादा वोटिंग पावर इन द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना ही खुद ना ही उसका कोई रिलेटिव, जिस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो उस कंपनी में 2% से ज़्यादा का वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर सकता। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर जिसको हमने बात करी, सेक्शन नंबर 149, कंपनी टू हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें हमने अलग अलग डायरेक्टर्स के बारे में बात करी कि कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, वुमेन डायरेक्टर की बात करी, रेजिडेंट डायरेक्टर की बात करी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करी। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ही जिक्र है। आइए नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है सेक्शन नंबर 150, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा पैक। तो देखिए, अभी हमने बात करी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए पब्लिक कंपनी के पास और लिस्टेड कंपनी के पास। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी कंपनी सिलेक्ट कैसे करती है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। देखिए, तो पर्सन हु आर विलिंग एंड एलिजिबल टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, जो पर्सन विलिंग है, एलिजिबल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने लायक, तो वो अप्लाई करता है एक डेटा बैंक में। जिस तरीके से हम अपने पैसे को कहाँ रखते हैं, नॉर्मल बैंक में, तो जो पर्सन एलिजिबल होता है वो अपनी एलिजिबिलिटी को कहाँ दिखाता है, डेटा बैंक में वो अपना नाम दर्ज करवाता है। तो डेटा बैंक क्या है, एक तरीके से एक रिकॉर्ड्स का डेटा है, तो मेंटेन बाय द बॉडी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से एक बॉडी बनाई गई है जो कि डेटास को रिकॉर्ड करता है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पर जाती है, अगर उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होता है तो इस डेटा बैंक में जाएगी, वहाँ से कंपनी जो भी उनको एलिजिबल कैंडिडेट लगता है तो उसको वो सिलेक्ट कर सकती है। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना तो आप भी अपना नाम को डेटा बैंक में रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है और पासिंग परसेंटेज 60% आपके होने चाहिए, 60% या उससे अबव होने चाहिए, तो आप भी अपना नाम एज अ डेटा बैंक में रिकॉर्ड करवा सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। लेकिन कोई अगर एक्सपीरियंस डायरेक्टर है जिसने 10 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर रखी है, तो वो उसको इस एग्ज़ाम में बैठने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली ऐसी अपना नाम जो है वो डेटा बैंक में दे सकता है। तो कंपनी क्या करती है, द अपॉइंटमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट द जनरल मीटिंग। तो कंपनी क्या करती है, डेटा बैंक में जाके जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करती है और उसकी अपॉइंटमेंट करी जाती है। अगर शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उस कैंडिडेट को अप्रूव कर देते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है।
ओके, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इन 5 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्लाई फॉर इंक्लूजन इन नेम इन द डेटा बैंक। तो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5 महीने हो चुके होते हैं अपॉइंटमेंट हुए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 5 महीने के ही अंदर उसे अपने नाम को इंक्लूड भी करवाना पड़ता है इन द डेटा बैंक कि मैं अब एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुका हूँ। ओके, ताकि आगे कंपनी जब सिलेक्ट करे तो उसको पता चले ना कंपनी को कि ये तो पहले से ही अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद जो सेक्शन है उसका नाम है सेक्शन नंबर 151, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। इसको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के सेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है ये सेक्शन। देखिए, अ लिस्टेड कंपनी, ध्यान दीजिए, अ लिस्टेड कंपनी की बात करी गई है। हर कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं होता, खाली लिस्टेड कंपनी में ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर देखने को मिलते हैं। देखिए, कोई भी लिस्टेड कंपनी या तो सुओ मोटो अपनी मर्जी से, या फिर उसके जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनकी एप्लीकेशन, उन्होंने एप्लीकेशन दी उनकी मर्जी से, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ओके, क्या बोला मैंने? कोई भी लिस्टेड कंपनी अपनी मर्जी से, या फिर उसके जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनकी एप्लीकेशन आई कंपनी के पास, तो उसके खिलाफ वो एक अपॉइंट कर सकते हैं क्या? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो कंपनी में खाली एक ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है। अब ये जो एप्लीकेशन आई थी, किसके द्वारा आई थी? ये स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो कौन होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स? देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब है जो शेयर होल्डर जिनके पास जो शेयर्स हैं और जिनकी वैल्यू अप टू 20,000 है, नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, जिन भी शेयर की फेस वैल्यू 20,000 तक है और ऐसे शेयर किसी शेयर होल्डर के पास हैं, तो वो सब स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनी को कि हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। अब कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है? या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स गए, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, या फिर जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका 1/10 लोग गए, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। तो विच एवर इज लोअर। ओके, विच एवर इज लोअर। सपोज कंपनी में जो टोटल शेयर होल्डर्स थे वो 1000 ही थे, तो 1000 का 1/10 अगर आप करोगे तो कितना निकल के आएगा? 100। या तो 1000 जाएगा या फिर 100 शेयर होल्डर जाएंगे, तो विच एवर इज लोअर, तो कौन जाएगा? 100 जाएंगे। तो ये 100 शेयर होल्डर गए और उन्होंने एप्लीकेशन दी कंपनी को कि एक स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट होना चाहिए। तो हु कैन मेक एप्लीकेशन, ये वाला क्राइटेरिया आपको समझ आ चुका होगा कि हु कैन मेक एप्लीकेशन। ओके, तो कौन एप्लीकेशन दे सकता है? या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर। ओके, अब इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, तो अब कंपनी भी इनको हायर करने का काम शुरू करेगी। तो एप्लीकेंट क्या करेगा? जो भी एप्लीकेंट स्मॉल शेयर होल्डर बनना चाहता है तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कंपनी में। ठीक है, वो भी अपना नाम और डिटेल देगा ऑफ प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर्स 14 डेज बिफोर मीटिंग। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है एज एन एप्लीकेंट, वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कंपनी में। कब देना पड़ेगा उसे एप्लीकेशन? मीटिंग के 14 डेज बिफोर। ओके, इसके बाद बात करी गई है टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। एक स्मॉल शेयर होल्डर का टेन्योर कितना रहता है? तो मैक्सिमम इनका 3 इयर्स का टेन्योर है और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। एंड शुड नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। और रीअपॉइंटमेंट तो हो नहीं सकता, और 3 ईयर इन्होंने काम कर लिया एज ए स्मॉल शेयर होल्डर किसी कंपनी में, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक उस कंपनी में एसोसिएट नहीं हो सकते किसी भी पद में। उस कंपनी के नाम एम्प्लॉय हो सकते हैं, फिर वो ना मैनेजर हो सकते हैं ना कुछ। ओके, तो पर्सन कैन होल्ड द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर इन मोर देन 2 कंपनी एट द सेम टाइम। देखिए, एक बंदा एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर है तो वो दूसरी कंपनी में भी उसी समय स्मॉल शेयर होल्डर हो सकता है, बशर्ते वो कंपनी नॉन कंपीटिंग कंपनी होनी चाहिए। ओके, यानी कि एक टाटा पावर की कंपनी में भी एक बंदा स्मॉल शेयर होल्डर है और अदानी पावर की भी कंपनी में एक बंदा स्मॉल शेयर होल्डर है, तो ये कॉम्पिटिंग कंपनी है। ठीक है, कॉम्पिटिंग कंपनी है दोनों आपस में, तो वो ऐसी कंपनी में होना चाहिए, ऐसी 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए जो कि नॉन कंपीटिंग हो। ओके, तो वो एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर तो हो सकता है, लेकिन वो कंपनीज नॉन कंपीटिंग कंपनी होनी चाहिए। देन इसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 152 जो कि बात करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है हमारी कंपनी में, तो उसका नाम तो पहले से ही हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। अगर उसमें नहीं लिखा तो देन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ऑफ 2 MOA, जो MOA का इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है उसी को हम पहला डायरेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। और आने वाले सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स किस तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होती है।
इसके साथ साथ उस सेक्शन के अंदर और भी बातें बताई गई हैं, जैसे नो पर्सन शेल अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर विदाउट डिन। जिस भी डायरेक्टर के पास डिन नंबर नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर। और भी बातें बताई गई है, जैसे जिस डायरेक्टर का डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, कोई डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, जिसको पहले से ही कोर्ट केस जिसके ऊपर चल रहा हो, ठीक है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सी बातें यहाँ पर बताई गई थी इस सेक्शन में। वैसे ही डायरेक्टर हैव टू फाइल फॉर्म DIR2 एंड फिल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ इट अपॉइंटमेंट। अगर कोई भी डायरेक्टर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है तो उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है DIR2, और उसको रजिस्ट्रार के पास उसे फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर IFSC कंपनी में वो डायरेक्टर बना है तो ये जो लिमिट बढ़ जाती है वो 60 डेज तक की हो जाती है। ओके, इसी के साथ 152 सेक्शन में हमने बात करी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, और मैं अभी कवर करने वाला हूँ साथ में ही 161 सेक्शन को भी। ओके, तो उसमें भी ना डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की ही बात करी गई है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ था उसका कैसे हुआ था, AOA में नाम था उनका, ठीक है, तो वो डायरेक्टर बन गए, और या फिर जनरल मीटिंग में उन्हें डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है। उसी के साथ साथ और भी डायरेक्टर हैं जो कंपनी अपॉइंट कर सकती है, लाइक एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। तो इनकी बातें जो है वो 161 सेक्शन में कवर करी गई है, इसलिए मैं पहले उसे यहाँ पर ही कवर कर रहा हूँ। तो अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर है या ऑल्टरनेट डायरेक्टर है या नॉमिनी डायरेक्टर है, ऐसे डायरेक्टर को अगर कंपनी को अपॉइंट करना होता है तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे ऑल्टरनेट हो, चाहे नॉमिनी हो। तो एडिशनल डायरेक्टर वेन एवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर, अगर कभी भी ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है यार नहीं हमें एक एडिशनल डायरेक्टर चाहिए, तो वो एक एडिशनल डायरेक्टर को हायर कर सकते हैं। लेकिन उसका जो टेन्योर होगा वो कब तक का होगा, अप टिल नेक्स्ट जनरल मीटिंग, जब तक नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आए, या फिर कंडक्टिंग जनरल मीटिंग, या फिर जो जनरल मीटिंग अभी आ रही है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग जनरल मीटिंग, सॉरी लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग जनरल मीटिंग, जो भी लास्ट डेट होगी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने की वो, तो जो भी पहले आ रही है तब तक इस डायरेक्टर का क्या होने वाला है, टेन्योर होने वाला है। फिर बात करते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हो गया हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट करना पड़ता है, इफ़ एनी डायरेक्टर गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ्स। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, तो ऐसे केस में कोई भी कंपनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। और इसका टेन्योर कब तक रहेगा ये कंपनी में, अप टिल ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न ना हो जाए, या फिर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। ओरिजिनल डायरेक्टर के टेन्योर की एक्सपायरी जब तक ना हो जाए तब तक ये क्या रहने वाला है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, विच एवर इज अर्लियर। ओके, इसके बाद बात करी गई है हमारे एक्स्ट्रा जो डायरेक्टर्स हैं, लाइक नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, देखिए कभी कभार में क्या होता है, हमें लोन लेना होता है बैंक से, तो बैंक लोन देने से पहले बोलती है कि हम एक नॉमिनी डायरेक्टर आपकी कंपनी में अपॉइंट करने चाहते हैं, ताकि वो ये बातों का ध्यान रखे कि हमारे जो लोन का पैसा है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये अपॉइंटेड बाय द बैंक और फाइनेंस डायरेक्टर। ओके, देन आता है एक कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। देखिए कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर तब अपॉइंट किया जाता है इफ़ डायरेक्टर डाइज, डिसक्वालीफाई और रिजाइन। अगर डायरेक्टर मर गया, डिसक्वालीफाई हो गया या उसने रिजाइन कर लिया, तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, कैजुअल डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, और टू बी अपॉइंटेड इन नेक्स्ट GM जनरल मीटिंग। तो इसको नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक जो कंपनी होती है वो अपॉइंट करती है, और इनका टेन्योर तब तक रहता है जब तक वो जो ओरिजिनल डायरेक्टर जो चला गया है छोड़ के, उसका टेन्योर खत्म ना हो जाए, तब तक इसका आपका क्या रहता है, टेन्योर रहता है। ओके, तो ये मैंने बात करी यहाँ पर डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की। तो नॉर्मल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करी, और साथ साथ एडिशनल, ऑल्टरनेट एंड नॉमिनी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करी। तो अभी 152 सेक्शन जिसमें हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पढ़ रहे थे वो खत्म नहीं हुआ है, अभी उसमें और भी बातें हैं, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए इस 152 सेक्शन में रिटायरमेंट बाय रोटेशन की भी बात करी गई है, कि जो डायरेक्टर होगा उसका रिटायरमेंट कैसे होगा, उसका रोटेशन किस तरीके से होगा। ओके, तो टोटल डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी जो होते हैं, देखिए कुछ डायरेक्टर तो होते हैं जो नॉन रोटेशनल होते हैं, जिनको रोटेट नहीं करा जाता, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो रोटेशनल होते हैं। ठीक है, तो जो 2/3 डायरेक्टर हैं किसी भी कंपनी के, 2/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए, रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए, और 1/3 क्या होने चाहिए, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए। और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का नाम AOA में कंपनी में पहले से ही लिखा होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, ये चेंज नहीं होंगे कभी। ठीक है, तो ये नॉन रोटेशनल है, लेकिन इसके अलावा जो भी वहाँ पर डायरेक्टर हैं वो 2/3 की कैटेगरी में आएंगे, तो वो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं। और जो भी कंपनी के रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं उसमें से 1/3 डायरेक्टर हर टेन्योर में क्या होने चाहिए, हर साल रिटायर होने चाहिए।
ओके, तो फीफो मेथड यहाँ पर लगता है, जो पहले आए वो पहले रिटायर होगा, जो बाद में आए वो बाद में रिटायर होगा, तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर अगर हम निकाल रहे हैं और इसका आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर को हम ट्रीट करते हैं एज अ डायरेक्टर, और अगर 1/3 डायरेक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो नियरेस्ट नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं एज अ डायरेक्टर। ओके, देन अब यहाँ पर एक्सक्लूड कौन कौन है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन किसका नहीं होता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता है, ये हमने अपने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट सेक्शन में अपने जो पढ़ा। फिर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, इसको आप हटा नहीं सकते हो कंपनी से, और जो ट्रिब्यूनल लॉ ने कोर्ट ने पास किया है आपके लिए एक डायरेक्टर बैठाया है तो आप उसको भी रोटेट नहीं करवा सकते, उसको भी हटा नहीं सकते। और जब हम डायरेक्टर बाय रोटेशन में टोटल डायरेक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं टोटल डायरेक्टर को कैलकुलेट करने की कैटेगरी में। ओके, तो ये ओवरऑल सेक्शन था हमारा, सेक्शन नंबर 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद सेक्शन नंबर 153। देखिए सिक्शन नंबर 153 से लेके 159 तक ये जो टोटल सेक्शन है ये डिन के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है 153 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। देखिए मैंने अभी बात करी थी कि जब भी कोई अपॉइंटमेंट होने वाला होता है डायरेक्टर का, तो जब तक उसके पास डिन ना हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो, तब तक वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। तो 153 सेक्शन कैसा है कि डायरेक्टर को अलॉटमेंट करेंगे डिन, डायरेक्टर को अलॉटमेंट करेंगे डिन कब, जब वो एप्लीकेशन देगा। तो एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन की ये बात कर रहा है कि डायरेक्टर ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया डिन की। तो एक डायरेक्टर है, सपोज इसके पास डिन नहीं है, ये डायरेक्टर बनना चाहता है, तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, एक फॉर्म फिल करेगा जिसको बोलते हैं DIR 3। ओके, और फॉर्म के साथ फीस भी देगा, 5,000 रुपये की फीस लगेगी, इसकी फोटो लगेगी, इसकी ID प्रूफ लगेगी, इसका साइन लगेगा, और किसको सबमिट करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है ये, ठीक है। अब ये जो DIR 3 का ये जो फॉर्म इसने सबमिट करा, अब इसको सेंट्रल बैंक क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो ये वेरीफाई बाय CS, कंपनी, MD, डायरेक्टर, CEO, CFO, कोई भी वेरीफाई कर सकता है इसको। ओके, अब आता है इसके बाद सेक्शन नंबर 154 अलॉटमेंट ऑफ डिन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका एप्लीकेशन आया था। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा ठीक है सारी कंडीशन ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको अलॉट कर देगी डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर इसको अलॉट कर देगी विद इन 1 मंथ ऑफ हिज एप्लीकेशन। इसने एप्लीकेशन करी, उसके 1 महीने के अंदर इसको डिन नंबर मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहती है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 1 महीने के अंदर उसको डिन अलॉट कर दिया। सेक्शन नंबर 155 किसके बारे में बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 155 बात करेगा प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन। अब एक बार साल में अपने जीवन में डायरेक्टर एक ही बार डिन को अप्लाई करवा सकता है, एक से ज़्यादा डिन अप्लाई नहीं करवा सकता हो। तो ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है, इफ़ अ पर्सन वंस अलॉटेड डिन, जब भी किसी पर्सन को एक बार डिन नंबर अलॉट हो गया तो उसके बाद वो फिर से अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। देन है सेक्शन नंबर 156, ये एक तरीके से आधार कार्ड की तरह है, एक बार आपका आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड का नंबर आ गया, अब वापस थोड़ी आप अप्लाई करोगे आधार कार्ड के नंबर के लिए, वही नंबर आपकी पूरी ज़िंदगी भर रहेगा, आपके बुढ़ापे तक रहेगा। देन है सेक्शन नंबर 156 डायरेक्टर टू इन्फॉर्म डिन। अब देखिए आपके पास डिन आ गया, आप डायरेक्टर हैं, आपके पास डिन आ गया, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ना कंपनी को कि मेरे पास डिन आ गया, मैं एलिजिबल हो गया एज अ डायरेक्टर बनने के लिए। तो क्या हुआ, पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिन अलॉट कर दिया था, अब ये बंदा इस सेक्शन में क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कंपनी को विद इन 1 मंथ, इसको डिन नंबर मिल गया, विद इन 1 मंथ ये कंपनी को भी इन्फॉर्म करेगा कि भैया मुझे डिन मिल गया है, ठीक है। इसके बाद 157 सेक्शन क्या कहता है, अब इसने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार। अब कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी, रजिस्ट्रार को। तो कंपनी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 50 डेज यूजिंग फॉर्म DIR 3B। कंपनी एक फॉर्म फिल करेगी DIR 3B और उस फॉर्म को फिल करके वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताएगी कि भैया हमारे फलाने डायरेक्टर को डिन नंबर मिल गया है, विद इन 3 डेज ये बताना है, 15 डेज ये बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले एक डायरेक्टर था सेक्शन नंबर 153 में, उसने एप्लीकेशन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेक्शन नंबर 154 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी एप्लीकेशन स्वीकार करी और उसको डिन दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेक्शन आया था उसमें उसने कंपनी को बताया, ठीक है, सेक्शन नंबर 156। फिर इसके बाद जो सेक्शन आया 157, इसमें कंपनी ने ROC को बताया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताया। देखिए अगर इस बीच कोई वो होता है, कुछ फॉल्ट होता है तो यहाँ पर पेनल्टी लगती है। क्या पेनल्टी लगती है, मिनिमम जो पेनल्टी है वो है 25,000 की, और अगर आप कंटिन्यू कुछ फेलियर करते हैं इसमें, जैसे कंपनी नहीं बता पा रही है, कंपनी ने बताया ही नहीं ROC को,
तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगी कंपनी को। तो मिनिमम पेनल्टी कितनी है, 25,000 की है। और कंपनी अगर उसके बाद भी नहीं बता रही है तो 100 रुपीज़ पर डे का ये फाइन लगेगा, और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 लाख तक का जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 158 जो कि बात करेगा ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन। जब भी कंपनी या डायरेक्टर कोई भी फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, एनी फॉर्म वेंचर अंडर द एक्ट और कंपनी, पर्सन टू मेंटेन द डिन, पर्सन को डिन नंबर अपना मेंटेन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो जब भी कोई वो फॉर्म फिल कर रहा है कंपनी का या फिर कोई भी अंडर एक्ट का फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको अपना डिन नंबर मैंडेटरी है उसे फिल करना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन नंबर 158 कहता है। फिर 159 सेक्शन कहता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। देखिए, अगर आपने वॉयलेशन किया किसी भी सेक्शन का, या फिर चाहे वो 152 हो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, चाहे वो 155 सेक्शन हो जिसमें हमने बात करी थी अबाउट द प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन, या चाहे वो 156 सेक्शन हो, इसमें इन सेक्शंस को अगर आपने वॉयलेट किया है तो आपको पेनल्टी मिलेगी कितनी, 50,000 की। और अगर आप कंटिन्यू बेसिस पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो आपको 500 पर डे का फाइन लगता रहेगा। ओके, आई होप आपको ये 153 से लेके 159 के सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 160 जो कि बात करेगा राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। देखिए, एक डायरेक्टर होता है जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, तो रिटायरिंग डायरेक्टर फिर से डायरेक्टर थोड़ी बनेगा। इसके अलावा कंपनी में जो और डायरेक्टर हैं वो तो डायरेक्टर बनने के लायक है ना, तो वो तो डायरेक्टर बनना चाहेंगे। जैसे हमने 161 सेक्शन में कवर किया था कि कंपनी कुछ टाइम के लिए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करती है, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो वो कुछ समय के लिए कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। अगर वो चाहते हैं यार नहीं, ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, हमें आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए इस कंपनी के साथ, आगे भी वो डायरेक्टर बनना चाहिए, तो वो एक एप्लीकेंट के तौर पर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर डायरेक्टर। ओके, तो कोई भी एप्लीकेंट, चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे वो अल्टरनेट डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी कैजुअल डायरेक्टर हो, नॉमिनी डायरेक्टर हो, या एनी अदर पर्सन, वो कंपनी में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो कब अप्लाई करेगा, कंपनी को वो नोटिस देगा, एक डिपॉजिट भी यहाँ पर उसको देना पड़ता है 1 लाख रुपये का 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। तो कंपनी की जब भी जनरल मीटिंग होने वाली है तो उसके 14 डेज बिफोर वो नोटिस प्लस डिपॉजिट 1 लाख रुपए का कंपनी को देगा। तो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट इसलिए मांगा गया है ताकि एक जेन्युइन कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई करे, नहीं तो कोई भी आगे अप्लाई करने लग जाएगा। ओके, और कंपनी का पास जो ये नोटिस आया है वो नोटिस अपने शेयर होल्डर को कंपनी सेंड करती है 7 डेज बिफोर द मीटिंग। अब ये जो 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए हैं वो वापस मिल सकते हैं, कंडीशन है, लेकिन क्या कंडीशन है, 1 लाख इज रिफंड इफ ही गेट्स 25% वोट इन फेवर या फिर इलेक्टेड। तो अगर वो बंदा इलेक्ट हो गया, चुन लिया गया एज अ डायरेक्टर, तो उसका पैसा वापस मिल जाएगा 1 लाख। या फिर उसको वोटिंग हुई थी, वोटिंग में 25% से ज़्यादा वोट लाया था वो, लेकिन चुना नहीं गया, लेकिन लाया था, तो हम कंपनी मानेगी हाँ ये जेन्युइन कैंडिडेट था, तो भी उसका पैसे वो क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। और अगर बात करें निधि कंपनी का केस में, तो अगर निधि कंपनी के लिए आपको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वहाँ जो अमाउंट लगता है वो 10,000 का लगता है, और सारी कंपनीज में जो अमाउंट डिपॉजिट आपको करना पड़ता है वो 1 लाख का करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई डिपॉजिट लगता ही नहीं है। और डायरेक्टर रिकमेंड बाय द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, अगर डायरेक्टर कंपनी ने खुद ही रिकमेंड किया है तो वो क्यों ही किसी डायरेक्टर से पैसा लेगी, तो ऐसे केस में भी कोई भी डिपॉजिट नहीं लगता है। ठीक है, और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ेगा, चाहे आप एडिशनल डायरेक्टर हैं या अल्टरनेट डायरेक्टर हैं, कैजुअल डायरेक्टर हैं, नॉमिनी डायरेक्टर हैं, और भी कोई भी अदर पर्सन है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टर बनना तो आपको नोटिस प्लस डिपॉजिट 14 दिन पहले जनरल मीटिंग से 1 लाख रुपये के साथ आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 160। तो 161 को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 162 की, जो कि बात करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। देखिए, कभी भी जो अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर का तो वो इंडिविजुअली होना चाहिए, एक बार में एक ही डायरेक्टर को कंपनी अपॉइंट करना चाहिए। तो 2 और मोर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड थ्रू अ सिंगल रेजोल्यूशन। अपॉइंटमेंट करने के लिए सिंगल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, तो उस रेजोल्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर का एक साथ अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, एक बार में एक डायरेक्टर का ही अपॉइंटमेंट होगा। ऐसा क्या कौन कहता है, सेक्शन नंबर 162 कहता है। अनलेस यहाँ पर एक कंडीशन भी है, अगर अ प्रायर रेजोल्यूशन इज पास बाय शेयर होल्डर विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट इट। अगर कंपनी चाहती है कि नहीं हम एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं और इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करवा लिया उन्होंने शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर ने भी इसके अगेंस्ट नहीं बोला कुछ, ठीक है, सबने यूनानिमस रेजोल्यूशन कहते हैं इसको, कि सब सहमत हो गए इस बात से कि हाँ कंपनी एक साथ एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, तो उस केस में कंपनी एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, नहीं तो एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा, ऐसा कहता है सेक्शन नंबर 162।
और ये जो सेक्शन है वो कहाँ अप्लाई नहीं होता, प्राइवेट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होता, आईएफएससी पब्लिक कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होता, या फिर फुली ओन्ड जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहाँ पर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा डायरेक्टर एक बार में अपॉइंट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 163, जो कि एक नॉन मैंडेटरी सेक्शन है लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। देखिए, एक तरीके से नॉन मैंडेटरी सेक्शन है, जरूरी नहीं है। ये एक ऑप्शन देता है कि आप ये सेक्शन के तहत भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं डायरेक्टर का। जैसे आपने नॉर्मल अभी 152 सेक्शन यहाँ पर पढ़ा था, जिसमें हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हमने देखा था सेक्शन नंबर 152 में। तो अगर आप सेक्शन नंबर 152 को फॉलो नहीं कर रहे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेक्शन नंबर 163 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इफ ऑप्टेड, अगर आपने इस सेक्शन को ऑप्ट किया तो 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय दिस मेथड। तो जितने भी आप डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं उसका 2/3 आप इसी सेक्शन के तहत अपॉइंट करेंगे। और जो भी डायरेक्टर इस सेक्शन के तहत अपॉइंट होता है कंपनी में, तो उनका जो टर्म होता है वो केवल 3 सालों का होता है। 3 सालों तक ही वो एज अ डायरेक्टर कंपनी में रह सकता है। तो यहाँ पर 2 मेथड्स हैं, अलग अलग 2 मेथड होते हैं अपॉइंटमेंट करने के। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, एक क्यूमुलेटिव वोटिंग मेथड। बस आपको इतना नाम याद होना चाहिए। अच्छा, ये सेक्शन कहाँ अप्लाई नहीं होता, ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। देन अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 164 की। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करेगा अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। क्या क्या ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि जिस समय एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डायरेक्टर नहीं बन पाएगा कंपनी का। तो सेक्शन नंबर 164 सब सेक्शन 1 कहता है कि नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ये कंडीशन है, अगर ये फुलफिल कर रहा है कोई डायरेक्टर, तो कोई पर्सन, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। पहला, अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड का है, बंदा ही पागल है, तो डायरेक्टर बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो बंदा इंसॉल्वेंट है, ठीक है, उसने लोन लिया, लोन चुकाने के ही लायक नहीं है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। या फिर अप्लाई टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। उसने अप्लाई कर रखा है कि मैं पहले इंसॉल्वेंट था, अब मैंने अप्लाई किया है कि मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो कि अब मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। तो एप्लीकेशन तुम्हारी अभी तक पेंडिंग है, तो तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। फिर अगर कोई बंदा जेल होके आया है, अगर 6 महीने तक जेल गया है, तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन अगर 6 महीने से 7 साल के बीच में जेल में रहा है वो, तो 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। जेल से आने के 5 साल तक वो क्या रहेगा? डिस्क्वालीफाई रहेगा। उसके बाद ही अप्लाई कर सकता है एज एन डायरेक्टर। और अगर कोई पर्सन बिल्कुल ही महारथी है, वो मर्डर ही कर दिया उसने, 7 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहा है, उसके बाद आ रहा है जेल से, तो वो परमानेंट ही क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ने ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ट्रिब्यूनल ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भैया ये पर्सन डिस्क्वालीफाई है, अब ये डायरेक्टर कभी नहीं बन सकता, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। देन नॉट पेड कॉल्स एंड 6 मंथ्स हैज़ बीन एलेप्स्ड सिंस ड्यू डेट। कंपनी कॉल में पैसे मंगाती है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट में। तो अगर किसी पर्सन ने एक डायरेक्टर से पैसे, किसी पर्सन से पैसे मंगाए हैं, 6 महीने हो गए पैसे मंगाए, अभी तक कॉल के पैसे नहीं दिए, तो वो पर्सन भी एलिजिबल नहीं है डायरेक्टर बनने के। ओके, जो पर्सन पैसे ही नहीं दे पा रहा तो डायरेक्टर क्या बनेगा, ठीक है। देन है कन्विक्टेड ऑफेंस डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑफेंस कन्विक्ट किया है, जुर्म किया है, रिलेटिंग पार्टी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस क्रिएट करा है लास्ट 5 ईयर्स में, ओके, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसी के साथ हैज़ नॉट कंपाइल्ड विद सेक्शन नंबर 153 डिन। उसके पास सेक्शन नंबर 153 जो कि अलॉटमेंट ऑफ डिन की बात कर रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डिन की बात कर रहा था, तो अगर उसके पास डिन ही नहीं है तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। हैज़ नॉट कंपाइल्ड विद सेक्शन 165 सब सेक्शन 1। 165 सब सेक्शन 1 को उसने कंपाइल नहीं किया सबसे अच्छे तरीके से, यानी कि रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। जैसे अभी इसको पढ़ेंगे हम सेक्शन 165 को, जिसमें बताया गया है कि 20 से ज़्यादा कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन को भी वो फुलफिल कर रहा है तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये तो था 164 सबसेक्शन 1 की एलिजिबिलिटी कि भैया कब कब आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके बाद तो ये तो आपकी कमियां थी, आप अपनी कमियों से डायरेक्टर नहीं बने। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कंपनी के कारण भी आप डायरेक्टर से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, तो वो सेक्शन नंबर 164 का सबसेक्शन 2 बात करता है। तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है 5 सालों तक, 5 सालों तक, अगर उसकी कंपनी ने फाइलिंग डिफॉल्ट किया या फिर पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया। देखिए, फाइलिंग डिफॉल्ट यानी कि उसकी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिपोर्ट पिछले 3 सालों से फाइल ही नहीं किया है। पिछले 3 सालों से अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर रही है,
ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं कर रही है, तो आप क्या हो जाएंगे, आपके कंपनी के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 सालों तक। देन अगर आपकी कंपनी ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है पिछले 1 साल में, पेमेंट डिफ़ॉल्ट यानी कि जैसे आप अपने डिपॉजिटर को रीपे नहीं कर पाए, आप उनका इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए, आप डिबेंचर नहीं पे कर पाए, आप डिबेंचर का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, आपने डिक्लेयर किया था डिविडेंड वो नहीं पे कर पाए, और ये फेलियर चलता रहा 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा तक, तो आपने पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है, तो भी आपकी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कितने सालों तक, 5 सालों तक। ओके, आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा कि 164 सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो इसका सब सेक्शन 1 बात करता था कि डायरेक्टर की खुद की कमियां जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हुआ, और इसका सब सेक्शन 2 बात कर रहा है कि कंपनी के कारण डायरेक्टर हुआ डिस्क्वालीफाई। अब इसके मैं बाद आपसे डिस्कस करूंगा 164 सेक्शन के बाद 167 सेक्शन को पहले, ठीक है। तो यहाँ पर तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी गई थी, 167 सेक्शन में बात करी गई है वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अब एक बार डायरेक्टर अपॉइंट तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसको हटाया गया, तो उसके बाद भी उसको हटाया जा सकता है, किस कारण से, वो सेक्शन नंबर 167 कहता है। तो देखिए क्या है, द डायरेक्टर शैल बी वैकेटेड इफ, डायरेक्टर कब हटाया जा सकता है, इनकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। अभी हम 164 पढ़ के आए हैं, अगर वहाँ उसने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कर दी, कोई भी कमियां आ गई उसके अंदर, उस 164 सेक्शन में जो भी लिखा था, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर नोट है, इफ कंपनी डिफॉल्ट अंडर 164 सबसेक्शन 2 देन द डायरेक्टर शैल बी वैकेटेड फ्रॉम ऑल द कंपनी एक्सपेक्ट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग कंपनी। देखिए 164 सबसेक्शन 2 में हमने बात करी थी कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो डायरेक्टर क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो सपोज करते हैं कंपनी 4 कंपनीज में डायरेक्टर था, A B C D। ए कंपनी ने डिफॉल्ट किया, ए कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट किया। तो ए कंपनी में डिफॉल्ट किया तो B C D कंपनीज में तो डायरेक्टर के पद से हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि सेक्शन ने इसको क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई। लेकिन जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया था, वहां पर ये अभी भी एज अ डायरेक्टर बना रहेगा, ऐसा ये कहता है सेक्शन नंबर 167। ये एक एक्सेप्शन केस है, ओके। और इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करी गई थी और बहुत हुआ था इसके लिए, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि ऐसा ही है। तो अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हुआ है और वो एक से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर था, तो जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उसके अलावा सारी कंपनीज से वो डायरेक्टर के रूप में हट जाएगा, लेकिन जिस कंपनी में उसने डिफॉल्ट किया था वहां पर वो डायरेक्टर बना रहेगा। तो इफ अ कंपनी डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 देन द डायरेक्टर शैल बी वैकेटेड फ्रॉम ऑल द कंपनी, सारी कंपनी से उसे हटा दिया जाएगा। वैकेटेड का मतलब है हटाना, ओके, एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी, ओके। देन है कब हटाया जा सकता है डायरेक्टर को। तो पहला हमने पढ़ लिया कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, दूसरा हमने पढ़ लिया डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। देन है एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ। पिछले 12 महीने में जितनी भी बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी, सब बोर्ड ऑफ मीटिंग में वो एब्सेंट रहा, आया ही नहीं, तो उसे हटा दिया जाएगा। देन ही एक्ट्स इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन, उसने कोई भी जो एक सेक्शन है उसको कॉन्ट्रवेन करा है, उसको तोड़ा है, जैसे सेक्शन 184 जो कि कहता है डायरेक्टर डिस्क्लोज इज इंटरेस्ट। इसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में कि डायरेक्टर को अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए कि उसके शेयर्स कहाँ कहाँ लगे हैं, कहाँ कहाँ वो एज अ मीटिंग में गया है, तो ये सब चीज़ों से डिस्क्लोज करनी चाहिए। अगर उसने इसे कॉन्ट्रवेंट किया है, तोड़ा है इस प्रोविजन को, तो वो डायरेक्टर के पद से हटाया जा सकता है। देन ही इज़ कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, उसने कोई जुर्म किया और कोर्ट ने उसे क्या किया, सजा दी, तो भी वो डायरेक्टर के पद और हटाया जा सकता है। एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, और जो उसे सजा हुई वो 6 मंथ से ज़्यादा की ही हुई, कम की नहीं हुई, ज़्यादा की हुई, तो उसे हटाया जा सकता है। ही इज़ रिमूव्ड बाय एज पर सेक्शन 169, अगर 169 सेक्शन में कहा गया है कि उसे हटाना है तो भी हटाया जा सकता है। अब इसे पढ़ेंगे हम 169 सेक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात करी गई होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है जब डायरेक्टर को वैकेट किया जाता है उसके ऑफिस से, ओके। और इस सेक्शन को जो भी तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट होती है। क्या क्या पनिशमेंट है, जेल ऑफ 1 ईयर की पनिशमेंट, या फिर फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख, और ये मैक्सिमम फाइन जा सकता है 5 लाख तक का, या फिर दोनों चीज़ हो सकती है, फाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 167। आइए बात करते हैं जो रिमेनिंग सेक्शन बचे थे हमारे। तो 164 हमने कवर कर लिया था। तो 165 सेक्शन है जिसके बारे में है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप।
कहता है ये सेक्शन कि एक डायरेक्टर कितने मैक्सिमम कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो अ पर्सन कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज में मैक्सिमम एक पर्सन डायरेक्टर बन सकता है। 21st कंपनी में वो नहीं बन सकता। आउट ऑफ विच 10 कंपनीज, तो 20 कंपनीज में तो डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से मैक्सिमम 10 कंपनी क्या हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है। 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, उसमें मैक्सिमम 10 कंपनीज क्या हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है। तो मैक्सिमम 20 कंपनीज में जो डायरेक्टर है तो वो उसमें जो लिमिट में काउंट हो सकता है एज ए ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी उस लिमिट में ही काउंट होगा। तो अगर वो नॉर्मल डायरेक्टर है किसी कंपनी में और किसी कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो वो 1 2 3 4 की कैटेगरी में काउंट होगा। लेकिन अगर वो किसी सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर है या फिर डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर है तो वो इस लिमिट में काउंट नहीं होता है, वो यहाँ से एक्सक्लूड है। ओके, देन नोट है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, एनी प्राइवेट कंपनी विच इज होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की क्या है, या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको भी हम पब्लिक कंपनी ही कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है या फिर होल्डिंग है कोई प्राइवेट कंपनी और उस कंपनी में कोई पर्सन डायरेक्टर है, किसी प्राइवेट कंपनी में एक पर्सन डायरेक्टर है लेकिन वो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है, तो वो भी इस क्लॉज के अंदर ऐड होगा 165 के अंदर, उसे भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। ओके, देन एनी कंपनी कैन स्पेसिफाई अ लेसर लिमिट। कोई ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफाई करती है कि नहीं भैया हम तो लेसर लिमिट स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हम नहीं कहते कि हमें ऐसा डायरेक्टर नहीं चाहिए जो 20 कंपनी में डायरेक्टर हो, हम ऐसा डायरेक्टर चाहते हैं कि जो खाली 10 कंपनी में डायरेक्टर हो। तो अगर कंपनी कोई स्पेसिफाई करना चाहती है लेसर लिमिट तो वो भी अपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्पेसिफाई करवा सकती है। ओके, तो ये उस सेक्शन को भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेनल्टी है, अगर किसी डायरेक्टर ने इसको वायलेट किया इस सेक्शन को तो 2000 रुपये पर डे की पेनल्टी उसे भुगतनी पड़ेगी और ये मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 166, बहुत ही सिंपल सेक्शन है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए। देखिए, एक्ट एज पर द एओए ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एओए में लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए। एक्ट इन गुड फेथ, अच्छे उसमें काम करना चाहिए। एक्सरसाइज ए ड्यूटी विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, अपनी ड्यूटी को ड्यू और रीजनेबल केयर से निभाना चाहिए। अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। कभी भी उसे अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। शेल नॉट असाइन इज ऑफिस को उसे असाइन नहीं करना चाहिए। तो अगर इस सेक्शन को वो वॉयलेट करता है तो यहाँ पर पनिशमेंट भी होगी उसे, कितने की, 1 लाख से लेके 5 लाख तक की पनिशमेंट होगी। अब बात करते हैं इसके बाद सेक्शन नंबर 168। सेक्शन नंबर 168 है जो बात करता है अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। देखिए, डायरेक्टर रिजाइन भी कर सकता है, तो इसके लिए सेक्शन नंबर 168 आया है। तो डायरेक्टर जब भी रिजाइन करेगा तो उसे नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन किसको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। या फिर मे भी बात करी गई है, पहले ये शेल था, कंपलसरी था, या फिर वो नोटिस और रीजन फॉर्म DIR 11 फिल करके ROC को भी सबमिट कर सकता है, उसकी मर्जी है, अगर करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसे अपना नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन कंपनी को तो देना पड़ेगा। अब कंपनी के पास उसका रेजिग्नेशन का लेटर आया है तो कंपनी उस नोटिस को किसको देती है, ROC को देती है, विद इन 30 डेज फॉर्म DIR 12 को फिल करके। ओके, दे इंक्लूड द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ नेक्स्ट AGM, और जो रिपोर्ट आई है डायरेक्टर की तरफ से तो वो कंपनी उसको भी इंक्लूड करती है अपनी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, उस रिपोर्ट को भी पेश करती है अपने शेयर होल्डर्स के सामने कि भैया इस फलाने डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। देन बात करते हैं, यहाँ पर एक नोट है, द डायरेक्टर शेल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी इवन आफ्टर द रेजिग्नेशन और रिमूवल विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। देखिए, अगर कोई पर्सन है जो कि सन 2016 से 2022 में किसी कंपनी में डायरेक्टर था, अब 2023 में उसने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, और बाद में पता चला कि 2018 में कंपनी में ना कुछ घपला हुआ था और उस समय तो वो डायरेक्टर था, तो अगर घपला पकड़ा गया तो डायरेक्टर भी उसके लिए लायबल होगा। ओके, जिस टेन्योर में आप कंपनी में डायरेक्टर थे और वो बाद में जाके पता चला कि आप उस टेन्योर में कुछ घपला हुआ है तो आप भी उसके लिए क्या होंगे, लायबल होंगे, ऐसा ये सेक्शन में बात करी गई है। देन है सेक्शन नंबर 169, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। देखिए, अभी तो डायरेक्टर खुद अपनी मर्जी से गया, रिजाइन करके गया, डायरेक्टर को रिमूव भी करा जा सकता है, बिल्कुल। तो मेंबर चाहें तो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें कंपनी में एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात करी थी कि अगर कंपनी से किसी ऑडिटर को हटाना है तो उसके लिए भी स्पेशल नोटिस देना पड़ता है अंडर सेक्शन 115। ओके, तो वैसे ही अगर आपको
कोई डायरेक्टर को हटाना है तो इसके लिए भी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, स्पेशल नोटिस पास करवाते हैं अंडर सेक्शन 115, तो कंपनी को वो देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जो स्पेशल नोटिस कंपनी के पास आया डायरेक्टर को रिमूव करने का, तो उसको इन्फॉर्म करती है डायरेक्टर को, भैया ऐसी ऐसी बात है, ये आपको रिमूव करना चाहते हैं। तो और डायरेक्टर को एक राइट मिलता है टू मेक रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राइट मिलता है डायरेक्टर को। कंपनी में जाता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और कंपनी में जो उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, फॉरवर्ड द रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय डायरेक्टर टू द मेंबर्स। तो कंपनी उसकी रिप्रेजेंटेशन को मेंबर को दिखाते हैं कि भैया ये डायरेक्टर ऐसा ऐसा कह रहा है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर बात करी गई है डायरेक्टर को हटाने की, कि डायरेक्टर को अगर हटाना होता है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है उसकी रिमूवल के लिए, ओके। फिर बात करी गई है अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनी कंपनी से हटाना है, तो फर्स्ट टाइम अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको हटाना है अपनी कंपनी से, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसने 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर उसे 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया, तो सेकेंड टाइम अगर कोई डायरेक्टर बना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना है कंपनी में, और उसको आपको हटवाना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा उस समय उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाने के लिए। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है। कोई कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया तो इस 5 साल में अगर उसे हटाना है तो इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काफ़ी है। लेकिन आपने इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के नेक्स्ट 5 ईयर के लिए फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा, तो जब ये नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और इस टाइम पर आपको उसे हटवाना है, तो इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर एक नोट है, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169। इस सेक्शन के तहत जो डायरेक्टर है जिसे ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उसको आप नहीं हटवा सकते, ओके। देन आप बात करते हैं सेक्शन नंबर 170 की, जो कि बात करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन्स एंड देयर शेयर होल्डिंग। जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, की मैनेजरल पर्सन हैं, ओके, और उनकी जितनी भी शेयर होल्डिंग्स हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है, कोई की मैनेजरल पर्सन अपॉइंट किया जाता है कंपनी द्वारा, तो उसकी जो भी डिटेल्स होती हैं वो रजिस्ट्रार के अंदर फिल हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर। अगर आईएफएससी या प्राइवेट कंपनी है तो डिटेल को फाइल करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो 60 डेज का टाइम दिया गया है। तो इट इंक्लूड्स, तो क्या क्या डिटेल्स फिल होनी चाहिए, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय ई डायरेक्टर, हर डायरेक्टर के पास कितने सिक्योरिटीज़ हैं, कितने शेयर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी केएमपी के पास कितने सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर हैं, वो उसका क्या शेयर है किसी होल्डिंग कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी में, उसका क्या कितना शेयर है, ओके, ये सब फिल करना पड़ता है। देन है सेक्शन नंबर 171, मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। देखिए जो भी डिटेल्स डायरेक्टर ने फिल करवा रखी है रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 170 shall open for inspection during the business hour. It shall also kept open for inspection during the AGM by any person attending the general meeting. तो जो भी रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन फिल्ड हो रखी है, तो कोई भी पर्सन जाके बिजनेस आवर्स में जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है किसी भी डायरेक्टर के रिगार्डिंग उसकी डिटेल्स को, ठीक है। तो एजीएम के टाइम पे भी आप देख सकते हैं, तो जिस पर्सन ने जनरल मीटिंग को अपॉइंट किया है वो भी जाके चेक कर सकते हैं, और कोई भी नॉर्मल पर्सन बिजनेस आवर्स के टाइम पे जाके रजिस्ट्रार में उसकी डिटेल्स को चेक करवा सकता है। तो मेंबर कैन इंस्पेक्ट एंड कैन ऑल्सो आस्क फॉर एक्सट्रैक्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो मेंबर इंस्पेक्ट भी कर सकता है और एक्सट्रैक्ट भी प्रोवाइड करवा सकता है कंपनी द्वारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी विद इन 30 डेज। तो बोथ सेक्शन 170 और 171 जो अभी हमने पढ़ा, ये एप्लीकेबल नहीं होता कहाँ पर, गवर्नमेंट कंपनी के केसेस में। अब लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 172, जो कि बात करेगा अबाउट पनिशमेंट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इफ़ एनी प्रोविजन इज कॉन्ट्रावेंट इन दिस चैप्टर वेयर नो स्पेसिफाइड पेनल्टी इज गिवन। देखिए हमने पढ़ा इस चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस हमने पढ़े, कुछ सेक्शंस में तो पेनल्टी साथ में ही दे रखी थी, लेकिन कुछ सेक्शंस में पेनल्टी नहीं थी। तो अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें पेनल्टी पहले से नहीं दे रखी, तो उसके लिए ये सेक्शन आया है, सेक्शन नंबर 172, जो कि कहता है कि अगर इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शन हैं उसको वायलेट किया गया और उस सेक्शन में अगर पेनल्टी नहीं है, तो कौन सी पेनल्टी लगेगी वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो हर कंपनी और ऑफिसर के अंदर पेनल्टी लगेगी 50,000 की। अगर जो आपने जो क्राइम किया है या जो भी मिसबिहेव किया है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 500 का पर डे का आपका वो पेनल्टी चलती रहेगी। ये मैक्सिमम कंपनी पर कितनी जा सकती है, 3 लाख तक जा सकती है, और मैक्सिमम एक ऑफिसर पर पेनल्टी कितनी जा सकती है, 1 लाख तक की जा सकती है। तो ये था हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 172। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ आज का, जो है चैप्टर नंबर 11, अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर ऑफ डायरेक्टर्स। तो आई होप आपको एक क्विक रिविजन पसंद आई होगी, और कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।